नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय क्लासेस मेरठ पर। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। साथियों, कल की क्लास में हमने शुरू किया था मध्यकालीन भारत, जो कि भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है: एंशंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम मोहम्मद गौरी से शुरू करते हैं। तो उससे पहले आज मैं थोड़ा सोच के आया हूँ इंजीनियरों के बारे में, है ना। तो 2 लाइन इंजीनियर्स के लिए वो सुनेंगे कि हम इंजीनियर हैं साहब, हम जिंदगी से सिर्फ 2 ही चीज़ें मांगते हैं: एक अच्छी नौकरी और दूसरी सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत मिल जाती है तो नौकरी नहीं मिलती, और नौकरी मिल जाती है तो अच्छी सैलरी नहीं मिलती। दुनिया के सारे जोक से लेकर मीम तक हम ही पर बनते हैं, लेकिन फिर भी लोग शान से इंजीनियर बनते हैं। तो आप सभी इंजीनियरों को बधाई। चलिए आज की क्लास को हम यहीं से शुरू करते हैं। आप सभी इंजीनियरों को इस बात की हार्दिक बधाई। शुरू करेंगे आज को मोहम्मद गौरी से। साथियों, मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ी मोटा मोटी जानकारी के बारे में बात करें तो मोहम्मद गौरी गजनी साम्राज्य के अधीन शासन करने वाला एक छोटा सा क्या हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था। जिस साम्राज्य का नाम क्या था? गौर साम्राज्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, साम्राज्य का नाम क्या था? गौर साम्राज्य। साम्राज्य। जब इस साम्राज्य का शासक बना कौन सा? शिहाबुद्दीन। कौन बच्चों? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कौन सा? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो साथियों, इस साम्राज्य का शासक बनता है कौन? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जब ये जो पूरा साम्राज्य है, जब पूरी तरह से क्या हो जाता है, गजनी के अधीन से स्वतंत्र हो जाता है, तो इस साम्राज्य का जो स्वतंत्र शासक होता है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका रुख होता है भारत की तरफ और ये भारत पर आक्रमण करने लगता है। अगर इसके आक्रमणों के बारे में बात करें, जब इसकी नज़र भारत की तरफ गई तो इसने भारत में सबसे पहला आक्रमण किया। कहाँ पर साथियों? पाटन में। सबसे पहला आक्रमण कब किया? देखो, गौर साम्राज्य का जो उदय हुआ था, इतिहासकार बताते हैं कि कब हुआ था। तो बताते हैं कि 12वीं शताब्दी के मध्य में। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ था? इसका उदय हुआ था। अब साथियों, यहां पर आप जान सकते हैं कि 12वीं शताब्दी के मध्य क्या हुआ है? इसका उदय हुआ है। जब 12वीं शताब्दी के मध्य उदय हुआ है तो भारत में इसका जो प्रथम आक्रमण था, क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों, भारत में इसका प्रथम आक्रमण कब हुआ है साथियों? 1175 ईस्वी। कहां पर? पाटन के अंदर। ठीक है। भारत में साथियों इसका जो पहला आक्रमण होता है वो कहां पर होता है? 1175 ईस्वी। कहां पर? पाटन के अंदर। साथियों यहाँ पर थोड़ी सी देखो, पाटन और मुल्तान आगे पीछे हो जाते हैं, बहुत सारी संभावना रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा इसे मिटाएंगे, है ना। तो सबसे पहले 1175 ईस्वी में इस व्यक्ति ने कहाँ पर आक्रमण किया? मुल्तान के अंदर। ठीक है। तो 1175 ईस्वी में इस व्यक्ति ने कहाँ पर आक्रमण किया? मुल्तान में। मुल्तान में ये व्यक्ति क्या हो जाता है? जीत जाता है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो फिर ये कहाँ पर पहुंच जाता है? मुल्तान के बाद ये व्यक्ति पहुंच जाता है पाटन में। तो 1178 में पाटन पर जो शासक कर रहा था वो कर रहा था व्यक्ति भीम द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय। मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय के मध्य आमना सामना होता है 1178 ईस्वी में। कहाँ पर? पाटन के मैदान में। और पाटन पाटन का युद्ध होता है और ये कहाँ पर होता है? माउंट आबू स्थित, है ना। वहाँ माउंट आबू जो राजस्थान का आज जिला है, माउंट आबू एक जगह है, माउंट आबू, वहाँ पर युद्ध होता है। और सीधे सीधे ये जो आपका मोहम्मद गौरी है, इसको मूलराज द्वितीय के द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया जाता है। क्योंकि एक रीजन बहुत बड़ा था, क्योंकि जो मूलराज द्वितीय की माता थी नायका देवी, उनके नेतृत्व में एक भारी भरकम सेना इनके साथ कार्य कर रही थी और वह एक कुशल और योग्य सेनापति
थी। तो मोहम्मद गौरी का भारत में अगर प्रथम आक्रमण की बात करें तो 1175 ईस्वी कहाँ पर होता है? मुल्तान के अंदर। तो कहाँ पर होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मुल्तान के अंदर। ठीक है। इसका दूसरा सबसे बड़ा आक्रमण है ना, दूसरा आक्रमण है ना, तो गुजरात में ये दूसरा आक्रमण करता है, और कहाँ पर? पाटन के अंदर, पाटन। लेकिन जैसे ये पाटन में करता है कब? पाटन में आक्रमण करता है कब मेरे साथियों? 1178 ईस्वी। कब करता है? 1178 ईस्वी। जब ये दूसरा आक्रमण करता है कब? 1178 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस व्यक्ति को मुंह की खानी पड़ती है ना, और ये व्यक्ति पाटन के मैदान में क्या हो जाता है? हार जाता है। अब ये व्यक्ति हार गया। विजयी कौन हुआ? मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय। मेरे प्यारे बच्चों, जो विजयी व्यक्ति हुआ था वो कौन हुआ था? मूलराज द्वितीय। अब आगे बात करेंगे। इसमें पाटन के मैदान में मूलराज द्वितीय है ना, इसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो सेना का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो इसकी माँ कौन सी साथियों? नायका देवी। कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? नायका देवी। तो इसकी माँ जो थी नायका देवी थी, है ना। तो मोहम्मद गौरी का जो मोहम्मद गौरी का अगर हम पूरा नाम पूछे तो सीधे सीधे बता देंगे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर साम्राज्य का उदय हुआ। गौर साम्राज्य अफगानिस्तान का एक गजनी साम्राज्य हुआ करता था, उसके अधीन शासन करने वाला एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। जब यह स्वतंत्र हुआ, इसका शासक कौन बना? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसने भारत की तरफ क्या दौड़ाई साथियों? दृष्टि दौड़ाई। और ये एक तुर्क था, और प्रथम अरब आक्रमण जो किया था इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया था, और ये यहाँ पर विजयी रहा। दूसरा आक्रमण ये गलती से टकरा गया किससे? पाटन में 1178 ईस्वी में। और भारत में पाटन की विजय जो पराजय थी मोहम्मद गौरी की, सबसे बड़ी पराजय हुआ करती थी। और इसमें मूलराज द्वितीय विजय हुए, और मूलराज द्वितीय की जो माता थी नायका देवी, वो क्या कर रही थी? सेना का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है। बात थी इतनी मोहम्मद गौरी से जुड़ी हुई। आगे जानेंगे मोहम्मद गौरी कैसे कैसे भारत में बढ़ा, और भारत में इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साथियों, इस व्यक्ति की जो नजर थी ये दिल्ली की तरफ बढ़ती है ना, पाटन, और सीधे सीधे ये कहाँ पर? मुल्तान में जीतने के बाद पाटन में इसने बहुत बड़ी पराजय जो हासिल की। उसके बाद ये व्यक्ति बढ़ा दिल्ली की तरफ। ठीक है, कहाँ पर बढ़ा? दिल्ली की तरफ। और सर्वप्रथम इसके और भारत के प्रथम हिंदू शासक कौन थे? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, एक युद्ध होता है कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। साथियों, अगर तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी को। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। किस किस के बीच होता है साथियों? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध में साथियों पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? विजयी होते हैं। तो तराइन के 3 युद्ध हुए, तीसरा जो था साथियों पारिवारिक युद्ध था। लेकिन अगर ऐतिहासिक युद्ध की बात करें तो तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। यहाँ पर लिख रहा है साथियों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के मध्य और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। साथियों, इसके बाद होता है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा? तराइन का द्वितीय
युद्ध। साथियों ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये कब होता है? तो ये होता है बच्चों 1192 ईस्वी। व्यक्ति सेम थे है ना, व्यक्ति साथी कैसे थे? सेम। कौन कौन से थे? पृथ्वीराज चौहान। कौन से थे? पृथ्वीराज चौहान। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद गौरी। लेकिन परिणाम कुछ अलग हुआ। पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा और विजयी कौन हुए? मोहम्मद गौरी। ये जो मोहम्मद गौरी नामक व्यक्ति था ये युद्ध में विजयी हुआ। इसी के बाद पृथ्वीराज चौहान इसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। और गजनी में मोहम्मद गौरी की कब्र के पास ही, कब्र के नीचे ही किसको दफनाया गया था? पृथ्वीराज चौहान को। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, शेर सिंह राणा। वो ऐसा व्यक्ति था, चुपके से कहाँ गया? अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान के रास्ते होते हुए। और फिर वो क्या लाया? पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर आया है। आज से पहले जो पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां हुआ करती थी वो कहाँ पर हुआ करती थी? अफगानिस्तान के गजनी में। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दोनों का युद्ध हुआ। सीधे सीधे पेपर में सवाल आता है कि तराइन का पहले युद्ध का जिक्र बताइए और तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में बताइए। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि भाई तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था और दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार आती हैं ये सारी चीजें। ठीक है, अभी हम थोड़े से पिछले वाले पेज की तरफ चलते हैं। तो सभी इंजीनियरों के लिए, तो अगर हम यहाँ पर कभी कभी देखो, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। ठीक है, देखो जितनी भी सारी चीजें मैं करा रहा हूँ सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हाईलाइटेड होती है, बार बार पूछी जाती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट लगवा देते हैं कि इससे साथियों ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। तो चलिए आगे चलेंगे और हम जानेंगे। एक इसके बाद युद्ध होता है साथियों आपका कौन सा? तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गौरी एक युद्ध लड़ता है भारत में। कौन सा? देखो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है ना। फिर ये लड़ता है कौन सा? चंद्रावर का युद्ध, जिसमें जयचंद और इसके मध्य होता है। तो कौन सा युद्ध है मेरे प्यारे बच्चों? चंदावर का युद्ध। इसके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में बात कर रहे हैं। तो युद्ध कौन सा है साथियों? चंद्रावर का युद्ध। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1194 ईस्वी। कब हुआ था? 1194 ईस्वी, है ना। जयचंद, ये जो जयचंद था ये पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था, है ना। जयचंद की बेटी से ही किसने प्रेम विवाह किया था, जो संयोगिता हुआ करती थी? किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। जयचंद और आपका कौन है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। देखो यहाँ पर अगर बात करें जयचंद, इसमें क्या रहा? हार गया। और ये मोहम्मद गौरी सीधे सीधे क्या रहा? ये व्यक्ति इसमें विजयी रहा। ठीक है, अगर इसके युद्धों की बात की जाए तो 11 चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी। जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। किसके मध्य साथियों? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। इसमें जयचंद की क्या हुई? पराजय हुई, लेकिन मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। ठीक है, तो जीत गया इसमें मोहम्मद गौरी। ठीक है, वहां पर अगर एक पहला युद्ध हुआ था कौन सा? पाटन का युद्ध, है ना। पाटन का युद्ध 1178 ईस्वी में, जैसा कि आपको यहाँ पर पीछे वाली स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पाटन का युद्ध। यहीं इस व्यक्ति का खेल खत्म कर दिया जाता तो शायद ये आगे नहीं बढ़ता, लेकिन मूलराज द्वितीय ने इसका पीछा करना छोड़ दिया। ठीक है, आगे यहाँ पर तराइन का द्वितीय युद्ध, ये यहाँ से भाग निकला। पृथ्वीराज चौहान ने भी इसको क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? छोड़ दिया। अगर यहाँ से नहीं भागता तो आज मायने कुछ और होते। और तराइन का द्वितीय 1192 से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। साथियों यहाँ पर हमने जाना कि चंद्रावर का युद्ध 1194 से जयचंद व इसके बीच हुआ था मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें जयचंद की विजय हुई और मोहम्मद गौरी हार गया था। एक सेकंड के लिए देखेंगे फिर चलेंगे हम आगे की तरफ।
देखो साथी, आपसे कभी कभी पेपर में एक सवाल पूछा जाता है कि भारत की जो पहली मस्जिद थी वो कौन सी थी। तो साथियों, जो भारत की जो पहली मस्जिद थी वो थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अजमेर में एक महाविद्यालय हुआ करता था, अजमेर का संस्कृत महाविद्यालय। उसी संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर क्या, उसी संस्कृत महाविद्यालय को जोड़कर तोड़कर मोहम्मद गौरी ने क्या बनवाया था, 1196 ईस्वी में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवाया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं इसका कार्य शुरू हुआ 1196 में और कंप्लीट हुआ 1199 में। लेकिन कुछ लोगों का मानना क्या है कि भाई ये लगभग 2.5 दिन में कंप्लीट हो गया था, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि 2.5 दिन का, और कुछ लोग कहते हैं कि लगभग इसे बनने में 3 साल लगे थे। तो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि भैया अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है वो कहाँ पर स्थित है। तो एक शब्द में बताएंगे, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए। यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में साथियों? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा भारत की प्रथम मस्जिद थी। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। इस अढ़ाई दिन के झोंपड़े का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो कब हुआ था? 1196 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1196 ईस्वी में। कब हुआ था? 1196 ईस्वी में। निर्माण है ना, निर्माण किसके द्वारा, नींव किसके द्वारा रह गई थी? मोहम्मद गौरी के द्वारा, है ना। अगर 1199 में कार्य पूर्ण होने की बात की जाए, अगर एक दूसरे फैक्ट के अनुसार कार्य पूर्ण हुआ, इसमें हियो सबसे पहले कार्य पूर्ण किसने कराया था? ऐबक ने। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आप सीधा सीधा लगा देंगे किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो साथियों, जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है इसका निर्माण कब हुआ है? 1196 ईस्वी में। मतलब निर्माण शुरू हुआ, नींव रखी किसने? मोहम्मद गौरी ने। और 1199 में कार्य पूर्ण कराया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे साथियों, जैसे ही ये व्यक्ति क्या था, ये बीच में चला गया था फिर वापस आ गया, लेकिन 1200, कब? 1206 में खोखर जाति के लोगों ने इसको, मोहम्मद गौरी जब नमाज पढ़ रहा था किस नदी के किनारे? दैमक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दैमक नदी के किनारे। जब मोहम्मद गौरी शाम के समय नमाज पढ़ रहा था तो खोखर जाति के लोगों ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, तो इसकी क्या कर दी मेरे प्यारे बच्चों? हत्या कर दी, है ना, है ना। तो अगर 1206 ईस्वी में गौरी ने, दैमक, किसने? खोखर जाति के लोगों ने। किसने? खोखर जाति के लोगों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। यहाँ पर साथियों जीवन समाप्त होता है किसका? मोहम्मद गौरी का। क्योंकि जब ये व्यक्ति 1206 में दैमक नदी किनारे शाम के समय क्या कर रहा था? नमाज पढ़ रहा था। तभी की तभी ठोकर जाति के लोगों ने आकर इसकी गला काट कर हत्या कर दी गई। देखो, जब ये था, क्या नाम है, जब पूरे के पूरे संपूर्ण लगभग उत्तर भारत पर और ये पूरा इलाका जो था इस पर साम्राज्य किसका था? मोहम्मद गौरी का था। उसी टाइम किसने, किसने साथियों? उसी टाइम मोहम्मद गौरी ने जो उसका गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे अपने जीते हुए प्रदेशों का क्या बनाया था? सूबेदार बनाया था। ठीक है, और वो अपने क्षेत्रों को पहले उसे सौंप कर जा चुका था, बाद में भी वो जा रहा था लेकिन वो जा नहीं पाया। अब यहाँ पर कहा जाता है
कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बताइए साथियों, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन है, या फिर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किस को दिया जाता है? तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, और पेपर में भी आ सकता है कि साथियों क्या है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो वो व्यक्ति है मोहम्मद गौरी। देखो, कासिम आया वापस चला गया है ना, धन लूटना अपने जुनैद को सौंप गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुआ करते थे नागभट्ट, उसने उसको पराजित कर दिया। महमूद गजनवी आया, लूटा 17 बार, वापस चला गया, आक्रमण किया, लेकिन अंत में साथियों कौन? मोहम्मद गौरी ऐसा व्यक्ति आया था जो अपने गुलामों को छोड़कर गया था। काफी सारे गुलाम थे, उसमें एक प्रमुख गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्या था साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जब वो व्यक्ति छोड़कर गया था, सॉरी, तो उसी से कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही वहां पर किसकी स्थापना की? मामलुक या फिर गुलाम वंश की स्थापना की। साथियों देखो, मामलुक का अब मतलब बता देता हूँ। मामलुक का मतलब क्या होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न, क्या है? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास जो होता है उसे हम मामलूक कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम और सीधे सीधे बात करेंगे किसकी? दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, यहाँ तक साथियों हमारी चीजें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना? तो देखो, एक सेकंड आप इसे नोट कर सकते हैं, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, मैं कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं हो कुछ, पर हार मांगूंगा मानूंगा नहीं। ठीक है साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेहनत, कोई एक सवाल ऐसा ना होगा चाहे जीके का हो चाहे टेक्निकल का हो हमसे ना हो। अपन क्या है, सब इंजीनियर है। इंजीनियर का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि वो बंदा बिना पढ़े भी, है ना, किस टीचर ने ना भी पढ़ाया हो, समझ पा रहे हो ना, तो भी पढ़ के वो पास हो सकता है। तो आपको तो यहाँ बेहतर से बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो आप पढ़ के तो कर ही सकते हैं निश्चित। तो आपसे एक भी पेपर नहीं बचना चाहिए, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस जेई हो, चाहे आरआरबी जेई हो। मेहनत करो, जान लगाओ, पागलपन लाओ, जुनून जगाओ अपने अंदर, है ना। हमेशा अपने गोल पे ध्यान दो। बाबू सोना सबके लिए है ना, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए सब मिल जाएंगे, है ना। वो कहते हैं ना, लड़की अगर खूबसूरत हो तो लड़के बहुत, और लड़के के पास अगर नौकरी हो तो लड़कियां भी बहुत। एक फैक्ट वाली बात है, वास्तविकता वाली। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि मेहनत करो जी जान लगाकर। तो चलिए आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे अब एक्चुअल में हमारा जो है मध्यकालीन भारत शुरू होता है, बिल्कुल एक्चुअल में। ठीक है, ये थी बेसिक जानकारी, मोटा मोटी जानकारी। अब जो हमारा जो है एक्चुअल में मिडिल भारत स्टार्ट होता है ना, मिडिल इंडिया। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी? मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत। साथियों एक सेकंड, तो यहां पर हम साथियों किसके बारे में बात कर रहे थे? मध्यकालीन भारत के बारे में। ठीक है, यहाँ पर साथियों हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं ना, है ना। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक इसलिए किया है क्योंकि मजा आता है ना। ब्लैक बोर्ड पे हम बचपन में लिखते थे, उसी की फील लेंगे आज। तो मध्यकालीन भारत एक्चुअल में शुरू होता है, और उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखो यहाँ पर पढ़ते हैं हम सबसे पहले क्या? दिल्ली सल्तनत। तो क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए, दिल्ली सल्तनत का पूरा टाइम पीरियड रहा है साथियों 1206 से लेकर 1526 तक। ये समय जब है दिल्ली सल्तनत का, जब स्थापना हुई थी किसकी? गुलाम वंश से लेकर, और जो अंतिम वंश का शासक था इब्राहिम
लोदी के बाद जो कौन, इब्राहिम लोदी, सॉरी, हाँ, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के बाद है ना, इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था। शायद मुझे याद आ रहा है कल की क्लास में हम कुछ मिस्टेक कर चुके हैं। देखो वहां पर बहलोल लोदी था। कौन? बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। वहां पर एक बार क्रॉस चेक कर लेना, है ना। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, वहां पर इब्राहिम लोदी को काट करके क्या कर लेना, बहलोल लोदी। जहां तक मुझे याद आ रहा है मैं उसे बहलोल इब्राहिम लोदी कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो हल्की सी सिली मिस्टेक हुई है, तो आप खुद से उसमें करेक्शन कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में वहां पर कल इब्राहिम लोदी हम लिख गए थे। शायद से मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे थोड़ा ये कम चलाना आता है। तो अगर मैं वापस से अगर उस पीडीएफ पे जाके देखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं मिनिमाइज, चलो मैंने मिनिमाइज कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसे खोलता हूँ, चलो मैं अगर इसे खोलता हूँ तो देखो, एक सेकंड। बाकी सारी चीजें बड़ी बेहतरीन है। देखो साथियों, इब्राहिम लोदी, साथियों ये जो इब्राहिम लोदी है, ये हम इसे यहाँ पर नहीं करेंगे। और इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से क्या क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, काट देंगे, ठीक है। ये व्यक्ति कौन था? बहलोल लोदी। क्योंकि कल जल्दबाजी के चक्कर में ये मिस्टेक हो गई थी सिली वाली, तो उसके लिए माफी चाहेंगे आपसे। और चलते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। चलो, चलिए। तो काफी ज्यादा अच्छा है कि हमसे कुछ नहीं बिगड़ा। तो पीछे वाली जो पीडीएफ है वो सारी आ सकती है हमारे पास, ठीक है। चलो, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो साथियों हम पढ़ते हैं किसके बारे में? गुलाम वंश। कौन सा वंश साथियों? गुलाम वंश। इस वंश ने 1206 से लेकर साथियों, कब? 1206 ईस्वी से लेकर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। कब तक? 1290 ईस्वी तक। कौन सा? 1290 ईस्वी तक, ठीक है। शासकों के बारे में सीधे सीधे जब जब शासक आएंगे हम बात करते हुए चलेंगे। लेकिन जो अभी हमारा सबसे पहला शासक है इस वंश का, वो आपका कौन सा है साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों इस व्यक्ति ने जो शासन किया था वो कब किया था? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। कब किया था? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पर अगर हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया था। कब से? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक, है ना। अच्छा, यहाँ पर इस वंश को हम किस नाम से जानते हैं? गुलाम वंश को। एक अन्य, अगर मैं थोड़ा सा पेन चेंज करने की कोशिश करूं, अगर शायद इस पे दिखाई दे रहा हो, तो हल्का सा डल दिखाई दे रहा है ये वाला, तो नीला लेके देखें। हाँ, नीला तो ठीक दिख रहा है फिर भी। यहां पर इस वंश को एक शब्द है, कौन सा साथियों? मामलूक। इस मामलूक के बारे में समझेंगे कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। देखो, स्वतंत्र माता पिता से तो उत्पन्न हुए, लेकिन बाद में ये व्यक्ति दास बन गए, है ना। तो स्वतंत्र माता पिता से तो ये पैदा हुए, लेकिन क्या बन गए? दास बन गए, ठीक है। बाद में ये व्यक्ति क्या बन गए मेरे प्यारे बच्चों? दास बन गए। तो व्यक्ति ये कहाँ से? स्वतंत्र माता पिता। देखो, जो उत्तर भारत का विजेता था कौन सा? मोहम्मद गौरी। साथियों उसकी कोई भी संतान नहीं थी। बाद में उसका एक दत्तक पुत्र जो बना था, गौर साम्राज्य का सुल्तान बना था, क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी, है ना। आगे हम बात करेंगे सीधे सीधे साथियों, कि इसकी कोई भी संतान नहीं थी। तो इसने क्या किया कि अपना जो जीता हुआ प्रदेश था, वो सारे के सारे जो विजित प्रदेश है वो किसको सौंप दिए? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ऐबक ने साथियों किसकी स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना की, है ना। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ऐबक के बारे में, साथियों ये क्या है? गुलाम वंश का संस्थापक। क्या है? गुलाम वंश का
संस्थापक। साथियों गुलाम वंश का संस्थापक। साथियों ये व्यक्ति क्या है? गुलाम वंश का संस्थापक। साथियों इसने अपने शासनकाल में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए, है ना? तो महत्वपूर्ण काम किए, एक व्यक्ति है मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज ने इसे क्या बताया था कि यह बहुत ही क्या था? वीर और उदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। क्या था? वीर भी था और एक उदार व्यक्तित्व वाला भी व्यक्ति था। और ये जब लाखों में दान करता था तो इसी कारण इसे उसने किस नाम से पुकारा? लाख बख्श के नाम से पुकारा। किसके नाम से साथियों? लाख बख्श के नाम से इसे पुकारा। तो साथियों इस पर थोड़ी चीजें कम आएंगी। हमने यहाँ पर जाना दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 4 वंशों ने शासन किया था, 5 वंशों ने, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कोई सबसे पहला शासक कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश का संस्थापक। साथियों अब यहाँ पर बात करते हैं इसने कौन कौन सी चीजें की थी, है ना? ठीक है। दो व्यक्ति हुआ करते, दो शासक हुआ करते थे। कौन? सॉरी, हसन निजामी व फक्र ए मुदव्विर। किसे? जो राइटर हुआ करते थे, हसन ए निजामी एवं फक्र ए मुदव्विर। ठीक है, तो क्या है? हसन निजामी व फक्र ए मुदव्विर को इसका संरक्षण प्राप्त था। साथियों इसको किसका संरक्षण प्राप्त था? हसन निजामी व फक्र ए मुदव्विर को इसका संरक्षण प्राप्त था। इसने सबसे पहला काम क्या किया? देखो, सबसे पहले काम किया ख्वाजा। कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में 1199 में किसकी स्थापना, किसकी नींव रखी? तो कुतुब मीनार की, है ना? तो किसके? 1199 ईस्वी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी काकी की याद में किसकी नींव रखी साथियों? कुतुब मीनार की नींव रखी। साथियों पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? देखो, 2.5 दिन के झोंपड़े की जो नींव रखी थी किसने रखी थी? मोहम्मद गौरी ने। लेकिन निर्माण किसने करवाया? इस व्यक्ति ने। दिल्ली की पहली मस्जिद भी इसने बनवाई। कौन सी? जो कि कुतुब मीनार परिसद में स्थित है, कुवत उस इस्लाम इस्लाम मस्जिद। देखो भारत की अगर पहली मस्जिद की बात करें तो भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। लेकिन 2.5 दिन का झोंपड़ा ना आकर आपको कुवत उल इस्लाम मस्जिद भी दे सकता है, जो दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ठीक है। अच्छा, कुतुब मीनार के बारे में बात कर लेने। कुतुब मीनार कहाँ पर है? मेहरौली दिल्ली में स्थित है। तो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया? तो साथियों 1231 का समय था। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण होता है इसका 1231 ईस्वी में। कब? है ना? और किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। आगे जानेंगे हम इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश और एक व्यक्ति हुआ करता था, कौन सा? तमगाज रूमी। इन दोनों को मोहम्मद गौरी ने किसके रूप में खरीदा था? 1 लाख जीतल में खरीदा था। कितने में? 1 लाख जीतल में। निर्माण पूर्ण कराया कुतुब मीनार का किसने? 1231 में इल्तुतमिश ने। बाद में इसकी ऊपर वाली मंजिल टूट गई, लेकिन बाद में क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक ने, आपको भी देखोगे तो ऊपर वाली 2 मंजिल अलग दिखती हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ने वो मंजिल ठीक कराई और 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। तो अंतिम अगर इस पे कार्य कराया, अंतिम कार्य कराने वाला शासक, है ना? इस पर अंतिम कार्य कराने वाला शासक जो था वो कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों?
वो व्यक्ति था आपका फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह। कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों? फिरोज शाह तुगलक। यहां पर हमने जाना किसके बारे में? कुतुब मीनार के बारे में। ठीक है, आगे चलेंगे। इसने दिल्ली में मेहरौली में एक भारत की दूसरी मस्जिद ही बनवाई थी, और उस मस्जिद का नाम क्या था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो क्या था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, है ना। तो यहां पर देखेंगे कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी ऐबक ने कराया था। ऐबक ने क्या क्या कराया? तो कुछ साथियों यहाँ पर फैक्ट के साथ बात हो रही है ना। अधिकांश फैक्ट ने कम पढ़ा के ज्यादा का टारगेट करना है हमें, कम पढ़ा के क्या ज्यादा नंबर लेके आने हैं। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया। भारत की अगर पहली मस्जिद की बात करें तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, और दूसरी हो जाती है दिल्ली की मेहरौली परिसर में स्थित, मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार परिसर है, वहां पर है एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, है ना। वहां पर साथियों एक लौह स्तंभ भी है, जो कि किसके द्वारा? तुगलकों के द्वारा बनवाया गया था, है ना। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया था। साथियों अगर हम यहाँ पर बात करें कि कुव्वतुल इस्लाम और मिनहाजुद्दीन सिराज ने इसे किसकी उपाधि दी? लाख बख्श की उपाधि दी। किसकी? लाख बख्श की उपाधि दी। किसको? ऐबक को, है ना। तो देखो, मिनहाज उस मिनहाजुद्दीन सिराज जो नामक व्यक्ति हुआ करता था, उसको संरक्षण प्राप्त था इल्तुतमिश का, तो वो उसके समय का है। इसके समय की अगर बात की जाए तो हसन निजामी व फख्र ए मुदव्विर को इसका संरक्षण प्राप्त था। तो एक व्यक्ति हुआ करता था मिनाजुद्दीन सिराज ने इसको लाख बख्श की उपाधि, लाख बख्श की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि प्रदान की? लाख बख्श की उपाधि प्रदान की। किसने? लाख बख्श की उपाधि किसके प्रदान की? इसका का मतलब क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक को। एक व्यक्ति हुआ करता था, कौन सा साथियों? मिनहाजुद्दीन सिराज। तो मिनहाजुद्दीन सिराज ने इसको किसकी उपाधि प्रदान की थी? किसकी उपाधि प्रदान की थी? तो यहां पर लिख रहा है लाख बख्श की, क्योंकि ये वीर तो था ही। क्या था? वीर तो था ही, लेकिन साथ में एक उदार व्यक्तित्व वाला भी व्यक्ति हुआ करता था। ये साथियों इतना उदार था कि मोहम्मद, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि सत्ता छोड़ के चला गया, है ना। एक बड़ा मतलब वफादार किस्म का व्यक्ति आप इसे कह सकते हैं। कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, और 1206 के बाद ये स्थापना कर देता है किसकी? 1206 में किसकी? आपकी गुलाम वंश की। लेकिन साथियों ये फिर भी क्या करता है? ये एक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है ना। एक व्यक्ति हुआ करता था, उसने तो स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। वो खलीफा खलीफा को किसी किसी को नहीं मानता था, और उस व्यक्ति का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी महमूद खिलजी, है ना। उस व्यक्ति का नाम था महमूद खिलजी। यहां पर एक बात करें, क्या था? इसने सुल्तान की उपाधि न त्याग कर धारण करके इसने किसकी उपाधि धारण की थी? तो इसने साथियों दो उपाधि धारण की थी। किसकी? मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। किसकी दो उपाधि धारण की थी इसने? मलिक तथा सिपह सालार, है ना। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण न कर, किसकी बच्चों? सुल्तान की उपाधि ने धारण करके मलिक तथा सिपह सालार, सिपह सालार की उपाधि
धारण की थी। किसकी? सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों? तो इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। तो कितना एक वफादार किस्म का व्यक्ति हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों, पेपर में कहीं पूछ सकता है कि मामलुक नामक जो शब्द था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो एक लेखक हुआ करते थे, इतिहासकार। कौन थे? हबीबुल्ला। कौन थे साथियों? सॉरी, हबीबुल्ला नामक इतिहासकार हुआ करते थे, और उन्होंने दिया था मामलुक नामक शब्द। ठीक है, किसने दिया था मामलुक शब्द? कि अगर प्रेरणा की बात की जाए तो मामलुक नामक शब्द किसने दिया था? तो हबीबुल्ला, है ना। तो हबीबुल्ला ये वही है, हबीबुल्ला जो बोलते हैं प्यार में हम तुम लोग। ठीक है, तो हबीबुल्ला। ठीक है, अगर यहां पर बात की जाए तो मामलुक जो नामक शब्द है किसके द्वारा दिया गया था? तो हबीबुल्ला के द्वारा दिया गया था। ठीक है साथियों, हमने यहाँ पर बात की किसके? हसन निजामी और फख्र ए मुदव्विर को इसका संरक्षण प्राप्त था। 1199 में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। यहाँ पर जाना है, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कब हुआ? 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया। अंतिम कार्य करने वाला शासक अंतिम इस पर जो काम करने वाला शासक कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक। और इसने साथियों क्या किया? 2 मंजिलें और बनवाई। मिनहाजुद्दीन सिराज ने इसको लाख बख्श की उपाधि प्रदान की। इसने सुल्तान की उपाधि ने धारण करके मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि धारण की। तो किसकी उपाधि धारण की साथियों? इसने मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि धारण की। अच्छा, आगे बात करेंगे साथियों इसकी मृत्यु के बारे में, है ना। देखो, घोड़े पर एक खेल खेलते हैं, एक रैकेट सा लेके, है ना। तो पहले आज के टाइम में पोलो, पहले का वो हुआ करता था चौगान, है ना। 1210 ईस्वी में क्या हुआ था? 1210 ईस्वी में, देखो साथियों, यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात रह गई कि अब तक जो दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी है वो कहाँ पर है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर, और इसे इसकी मृत्यु के बाद इसे लाहौर में ही दफनाया गया था, है ना। तो इसने अपनी सत्ता का संचालन कहाँ से किया? तो इसने सत्ता का संचालन, सत्ता का जो संचालन है ना, सत्ता का संचालन लाहौर से ही किया। कहाँ से? लाहौर, लाहौर से ही। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, क्योंकि साथ ही सभी को पता है कि 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इस व्यक्ति क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और बाद में इसे लाहौर में ही दफना दिया जाता है। तो कहाँ पर? बाद में इसे लाहौर में ही दफना दिया जाता है। तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय लाहौर में, लाहौर में ही घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसे लाहौर में ही दफना दिया जाता है। तो इसे लाहौर में ही दफना दिया जाता है। तो साथियों, इसे कहाँ पर? लाहौर में ही दफना दिया जाता है। इस तरह गुलाम वंश का जो प्रथम शासक होता था उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का अंत यहाँ पर होता है। ठीक है, और इसे लाख बख्श, और ये अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था। साथियों, हम यहाँ इस पेज को यहीं पर छोड़ेंगे, और हम आगे चलेंगे इल्तुतमिश के बारे में। लेकिन इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ करता था? आराम शाह हुआ करता था। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ करता था? आराम शाह हुआ
करता था। ठीक है, अगर इसके उत्तराधिकारी की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? 1210 में ही इसका उत्तराधिकारी बनता है कौन? यहाँ पर देखते हैं उत्तराधिकारी। इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? आराम शाह। आराम शाह। देखो 1210 में एक युद्ध होता है, कौन सा? जूंद का युद्ध। इसका मेरे प्यारे बच्चों, जूंद का युद्ध। देखो इसका उत्तराधिकारी तो बेशक ये था, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी कौन था? जूंद का युद्ध, है ना। देखो ये सबसे पहले जो इल्तुतमिश नामक व्यक्ति हुआ करता था, इल्तुतमिश प्लस तमगाज गादी को किसने जीता था? किसने जीता था मेरे प्यारे बच्चों? मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। और ये 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में एक प्रकाश में आया था। उसके बाद इस व्यक्ति को सर ए जहांगीर यानी अंगरक्षकों का प्रधान बना दिया गया। और उसके बाद साथियों इसे बरन, जो आज के समय का बुलंद शहर है, उसे वहां का एकता प्रदान किया गया, है ना। एकता क्या हुआ करता था? छोटी छोटी रियासत हुआ करती थी, जमीन के एक टुकड़ा हुआ करता था बहुत भूभाग का, उसका प्रभारी बना दिया गया। और जब इसकी मृत्यु होती है तो ये बदायूं का क्या होता है? एकता इसके पास होता है, मतलब बदायूं का गवर्नर इस होता है ये। तो जब जूंद का युद्ध होता है, किसका? जूंद का युद्ध। इसका मेरे प्यारे बच्चों, जूंद का युद्ध। ये जो जूंद का युद्ध है, ये किस किस के मध्य होता है? एक तरफ होता है आपका आराम शाह, है ना, और एक तरफ होता है देखो तुर्क अमीरों के द्वारा ही किसको बुलाया जाता है? इल्तुतमिश को। और इस युद्ध में इल्तुतमिश क्या हो जाता है भैया? विजयी हो जाता है। और इसकी सत्ता चली जाती है। और इल्तुतमिश विजय होने के साथ साथ क्या बन जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। क्यों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक साथियों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में एक बात बड़ी फेमस है, क्योंकि ये राजधानी कहाँ से? लाहौर से दिल्ली लाया था। भारत में सबसे पहली मस्जिद बेशक किसने बनाई थी? भारत में पहली अगर मस्जिद की बात करें तो किसने बनाई? मोहम्मद गौरी ने। बाद में किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन भारत का पहला मकबरा, इसका एक ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था नासरुद्दीन महमूद, उसकी याद में दिल्ली में इसने एक बनाया था मकबरा। ठीक है, तो भारत में मकबरा शैली का जनक है वो कौन है आपका? इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसने सत्ता का संचालन हमेशा कहाँ से किया? लाहौर से किया। तो संभव सी बात है इसकी राजधानी क्या रही होगी मेरे प्यारे बच्चों? लाहौर रही होगी। फिर कह रहा है कि 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय लाहौर में घोड़े से गिरकर क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है और लाहौर में ही इसको दफना दिया जाता है। और इसका उत्तराधिकारी जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? आराम शाह। आराम शाह एक ही एक कुशल शासक हुआ करता था और वो अपने अलग ही ख्यालों में खोया हुआ रहता था। एक सीधे सीधे एक शब्द में कहें तो यह एक अयोग्य शासक था। तो आगे ही तुर्क अमीरों ने, जो तुर्क अमीर थे, ये सारे के सारे क्या थे? मोहम्मद गौरी से लेकर ये तुर्क थे, तुर्कमेनिस्तान से आए थे। ठीक है, तो ये तुर्कमेनिस्तान से थे। तो तुर्क अमीरों ने किसको बुलाया? इल्तुतमिश को बुलाया। और बाद में इल्तुतमिश और किसके बीच? आराम शाह के बीच जूंद का युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हो जाता है और आराम शाह हार जाता है। और दिल्ली सल्तनत की वास्तविक बागडोर किसके हाथ में आ जाती है? इल्तुतमिश के हाथों में आ जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ और हम पढ़ेंगे सबसे आज इंपोर्टेंट टॉपिक भारतीय इतिहास का, इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर और जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में। देखो साथियों, अब पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश। इसने शासक कब किया? 1236 से ले सॉरी 1210 से लेकर 1236। ठीक है, तो कब कब से कब तक किया? तो इल्तुतमिश ने 1224 से लेकर 1236।
तक, है ना। देखो मोहम्मद गौरी ने इसको और तमगाज रूमी को कितने महंगा 1 लाख जीतल में खरीदा था। किसने? 1 लाख जीतल में खरीदा था। ठीक है, यहाँ पर बाय फैक्ट बात करते चलेंगे। इसको कितने खरीदा था? मोहम्मद गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने इसे और इसको तमगाज रूमी को कितने में? 1 लाख जीतल में खरीदा। तो साथियों इस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। रीजन क्या है गुलाम और गुलाम बोलने की? क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का बाद में बन गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने इसे और तमगाज रूमी को 1 लाख जीतल में खरीदा था। कितने? 1 लाख जीतल में। जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, इसने अयोग्य मतलब एक उम्मीद से ज्यादा प्रदर्शन किया और इसे खुश होकर फिर बाद में एक पद प्रदान किया गया, सर ए जहांदरा। तो कौन सा पद प्रदान किया गया इसे? सर ए जहांदरा। और सर ए जहांदरा का मतलब होता है अंगरक्षकों का पद, है ना। और इस युद्ध में प्रभावित होकर इसे किसका? सर ए जहांदरा। उसका मेरे प्यारे बच्चों सर ए जहांदरा यानी अंगरक्षकों का प्रधान। अंगरक्षकों का प्रधान। जो अंगरक्षक होते हैं ना, बॉडीगार्ड, अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया गया। नियुक्त तो क्या किया गया? अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया गया। अब साथियों अंगरक्षकों का प्रधान बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और इसे बाद में बरन या फिर जो आज के समय का बुलंदशहर है उसका इक्ता प्रदान कर दिया गया। तो साथियों इसके बाद इसे कौन सा? बरन या फिर जो आज के समय का क्या है? बुलंदशहर। तो बुलंदशहर से जो लोग हैं ये किसी टाइम पे इल्तुतमिश के अधीन हुआ करता था। बरन या फिर बुलंदशहर का इसे इक्ता प्रदान किया गया। क्या? इक्ता प्रदान किया गया। किया गया। और साथियों जिस समय किसकी 1210 में किसकी मृत्यु होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक उसी समय ये व्यक्ति कहां पर होता है? बदायूं का गवर्नर या फिर बदायूं का इक्तादार होता है। ठीक है, इक्ताओं का मतलब होता है कि साथियों अगर दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले ऐसा शासक जिसने स्थायी सेना रखी थी तो सबसे पहले स्थायी सेना इसी व्यक्ति ने रखी थी। और साथ में स्थायी सेना के साथ लाता था इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली में साथियों क्या होता था कि सैनिकों को नगद वेतन के बदले जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था इक्ता के रूप में, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। इसके बाद एक खिलजी वंश का शासक आता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा और नगद वेतन इसने शुरू किया था। नगद वेतन, स्थायी सेना और हुलिया वाली प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन स्थायी सेना पहले ही शुरू कर चुके थे। कौन? इल्तुतमिश। जब किसकी मृत्यु होती है साथियों? जब मृत्यु होती है किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये कहाँ का होता है? बदायूं का गवर्नर होता है या फिर बदायूं का इक्तदार होता है। तो यहां पर एक और बात लिखेंगे कि ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का इक्तादार होता है। साथियों रीजन पता पड़ गया कि बदायूं का इक्तादार था उस समय। लेकिन ऐसा क्या रीजन रहा ये बदायूं छोड़कर कहां आ पहुंचा? लाहौर आ पहुंचा। रीजन सिर्फ ये था कि जो तुर्क अमीर थे वो आराम शाह को एक योग्य शासक नहीं मानते थे और आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच किसका युद्ध होता है? जूंद का युद्ध होता है, जिसमें आराम शाह पराजित हो जाता है और दिल्ली सल्तनत की जो वास्तविक बागडोर है वो किसके हाथ में आ जाती है? इल्तुतमिश के हाथ में आ जाती है। ठीक है,
साथियों इसके बाद हमने बात की कि बदायूं का गवर्नर था, रीजन पता पड़ा ये कैसे पहुंचा, और इस व्यक्ति को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। रीजन क्या है, ये इसने राजधानी कहां से, लाहौर से दिल्ली लाया था। तो साथियों ये राजधानी कहां से लाया था, लाहौर से दिल्ली लाया था। ठीक है, तो इसका एक और प्रसिद्ध नाम है, यहां पर मैं डैश करके लिख रहा हूं सबसे पहले, कि दिल्ली सल्तनत का, है ना, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, जो दिल्ली डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अगर सामने वाला कभी पूछे गुलाम वंश का संस्थापक, तो बिना हिचक के बता देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन साथ में पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो एक शब्द में बता देंगे कौन, इल्तुतमिश। रीजन क्या था कि ये अपनी राजधानी कहां से, लाहौर से दिल्ली लाया था। ठीक है, 1231 में इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कराने से पहले इसने 1230 में बंगाल पर भी पूर्णतः अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे चलेंगे यहां से, और अंत में एक लाइन लिख के अगले पेज पर चलेंगे। 1230 ईस्वी में इसने बंगाल पर भी पूर्णतः क्या कर लिया था साथियों, अधिकार कर लिया था। तो क्या कर लिया था बच्चों, 1230 ईस्वी में इसने बंगाल पर भी पूर्णतः अधिकार कर लिया था। किसने, इल्तुतमिश ने। और समय बढ़ता है आगे, 1234 और 1235 समय आता है, इसने हिंदू मंदिर व उज्जैन मंदिर को बुरी तरह से क्या हुआ, लूटा था। ठीक है, 1234 और 35 में इसने एक मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है हिंदू मंदिर और एक उज्जैन मंदिर, दोनों को इसने भारी बुरी तरह से क्या करा था, लूटा था। बेशक भारत में पहला जो मकबरा बनाने का श्रेय जाता है वो इसी व्यक्ति को जाता है। तो यहां पर पढ़ा हमने इल्तुतमिश के बारे में, इसके द्वारा कराए गए प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि इसने इसके द्वारा कराए गए प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य, है ना, यहां पर हम जानेंगे एक एक करके इसके द्वारा प्रमुख कार्य जो कराए। सबसे पहले अगर इसने एक काम करवाया, तो 1231 में किसका निर्माण पूर्ण कराया, कुतुब मीनार, है ना, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण। दिल्ली के ऐतिहासिक नगर मेहरौली में यह स्थित है, और पूरा का पूरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, जिसमें खिलजी मीनार, कुवतुल इस्लाम मस्जिद, स्वयं इल्तुतमिश का मकबरा और अन्य चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, 1231 में इसने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया, लेकिन फिर ऊपर वाली मंजिल थोड़ी सी डैमेज थी, और आगे आने वाले समय में फिरोज शाह तुगलक ने इसको ठीक कराया, और आगे चलकर क्या किया साथियों, दो नई मंजिल और बनाई, है ना। इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया, है ना, इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया। क्या किया बच्चों, एकता प्रणाली चलाई। तो एकता प्रणाली का इसने प्रचलन किया। एकता प्रणाली क्या थी, कि सैनिकों को नगद वेतन के बदले जमीन का एक छोटा टुकड़ा दिया जाता था, जिससे वो अपना जीवन सही रूप से यापन कर सके। यहां पर नगद वेतन, एकता प्रणाली का प्रचलन, और साथ में स्थायी सेना का रखना, है ना। तो इसी के साथ जोड़ेंगे क्या है, स्थायी सेना का रखना। आगे चलकर इसने क्या किया साथियों, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, है ना, शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन। साथियों इस व्यक्ति ने क्या किया, कि शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किया। जहां पर एक दो सिक्के चलाए थे इसने, एक सिक्का हुआ करता था साथियों किसका, चांदी, चांदी के सिक्के को साथियों क्या बोलते थे, टका, और एक सिक्का इसने चलाया था तांबे का। जो कॉपर का सिक्का चलाया था उसे हम किस नाम से जानते थे, जीतल के नाम से जानते थे। किसके नाम से, जीतल के नाम से जानते थे। तो प्रमुख कार्य, 1231 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, एकता प्रणाली का प्रचलन किया, स्थायी सेना का रखना, शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किया, जिसे चांदी का टका और तांबे का जीतल। साथियों जब जून के युद्ध के बाद इसने सोचा कि हम क्या करेंगे, एक
हमने जो सीधे सीधे जो हमारे जो अपने इंसान हैं ना, जो हमारी सपोर्ट करते हैं, जो हमारे इक़्तिदार हैं, जिनकी मदद से हम क्या बने हैं, सुल्तान बने हैं, उन सभी लोगों को मिलाकर एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि सुल्तान की किस में सहायता कर सके। एक जब दरबार लगता है तो उसमें सलाह मशवरे में, और सुल्तान की बहुत विधिक कार्य जो कानूनी कार्य होते हैं सभी में सहायता कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसने एक संगठन गठन किया जिसे हम तुर्क ए चहलगानी या फिर चालीसा दल के नाम से जानते हैं। और कभी कभी पेपर में ये सीधा सीधा हमें 40 के नाम से ही पूछ लेता है, तो 40 से किसका संबंध है। तो 40 तो एक गिनती है, कुछ लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन 40 का वहां पर एसएससी ने मतलब बना है कि चालीसा दल, है ना। तो चालीसा दल वहां पर अंग्रेजी में 40 को ही क्या कहते हैं, 40 कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे किसका, अपने विश्वास प्राप्त 40 गुलामों को लेकर इसने चालीसा दल, इसने बच्चों, इसने चालीसा दल का गठन किया। तो क्या किया साथियों, इसने चालीसा दल का गठन किया, अपने विश्वास प्राप्त, है ना। चालीसा दल सुल्तान की बहुत सारे कार्यों में सहायता करता है। ये दल सीधे सीधे चलता रहा। बाद में 1266 से लेकर 1247 तक दिल्ली का एक सुल्तान बना आपका साथियों, कौन, सॉरी सुनिए, 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली का एक सुल्तान बनता है आपका बलबन। और बलबन जो बनता है वो इस चालीसा दल का उपयोग करके ही क्या बनता है, सुल्तान बनता है। तो वो कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो इसने क्या किया, आगे चलकर उस चालीसा दल को ही क्या किया, बलबन ने समाप्त कर दिया। मतलब जिसकी सहायता लेकर बलबन क्या बना था, सुल्तान बना था, बलबन ने ठीक उसी दल को समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे भारत में पहला जो मकबरा बनाया था वो इसी व्यक्ति ने बनाया था। तो भारत में मकबरा शैली का जनक किसे बोला जाता है, इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मकबरा शैली का जनक। सबसे पहले जो मकबरा बनाया था वो किसने बनाया था साथियों, इल्तुतमिश ने बनाया था, है ना। और वो मकबरा कौन सा था साथियों, नासिरुद्दीन का मकबरा, किसका, नासिरुद्दीन महमूद। अब गुलाम वंश का एक शासक होता है नासिरुद्दीन महमूद, तो उस महमूद जो बलबन से पहले था उसको नहीं सोचेंगे। नासिरुद्दीन जो महमूद था ये इसका क्या था, ज्येष्ठ पुत्र था। कौन था, ज्येष्ठ पुत्र था किसका साथियों, इल्तुतमिश का। उसकी याद में इसने दिल्ली में मकबरा बनवाया था, और ये दिल्ली में स्थित है नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। तो भारत में मकबरा श्रेणी का जो जनक बोला जाता है वो कौन बोला जाता है, इल्तुतमिश। तो यहां पर जनक को क्लियर शब्दों में लिखेंगे जनक। ठीक है, तो भारत में मकबरा श्रेणी का शैली का जो जनक है वो कौन है, इल्तुतमिश। और इसने जो पहला मकबरा बनवाया था वो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक व्यक्ति था मिन्हाजुद्दीन सिराज को इसका संरक्षण प्राप्त था। साथियों इसने एक और काम किया, क्या काम किया कि इसने सुल्तान के पद को क्या किया, वंशानुगत कर दिया। मतलब इसका कोई बेटा या बेटी ही क्या बनेगी, सुल्तान बनेगी। जैसे अब कोई और कोई दूसरा आकर सुल्तान नहीं बन सकता, तो इसने क्या किया कि सुल्तान के पद को क्या कर दिया गया, सुल्तान के पद को वंशानुगत कर दिया। और अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया, वो उत्तराधिकारी इसने अपने समय पर ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करके चला गया, किसको, रजिया को, है ना। तो रजिया को ये अपना उत्तराधिकारी घोषित करके चला गया। तो इसने बनाया रजिया सुल्तान को। लेकिन रीजन ये रहा कि जो सत्ता होती थी तुर्क अमीरों के द्वारा,
फिर किसको बना दिया गया, रुकनुद्दीन फिरोज को इसकी मृत्यु के बाद सुल्तान बना दिया गया। लेकिन घटना ऐसे घटित हुई कि उसकी एक माँ हुआ करती थी, किसकी, रुकनुद्दीन फिरोज की। उस माँ का नाम था शाह तुर्कान। वह बहुत ही निर्दयी महिला थी, वो बहुत ही कठोर फैसले लिया करती थी। अगर किसी ने चोरी कर दी तो हाथ काट दिया, अगर कुछ कर दिया तो गला काट दिया। एक तरह से वो बहुत ही निर्दयी महिला थी। उससे तंग आकर फिर तुर्क अमीरों ने वापस रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाया और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया। इसके बारे में बात करेंगे बाद में। सुल्तान के पद को वंशानुगत किसने कर दिया, रजिया सुल्तान ने। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे साथियों, क्या है, एक अंतिम बात यहां पर करेंगे, मिन्हाजुद्दीन सिराज। कौन, मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज की एक पुस्तक है तबाकत नासरी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मिन्हाजुद्दीन सिराज को इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त था। मिन्हाजुद्दीन सिराज को इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त था। तो क्या था, मिन्हाजुद्दीन सिराज को इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त था। और मिन्हाजुद्दीन सिराज की क्या है, एक पुस्तक है तबाकत ए नासरी, जो कि गुलाम वंश का एक शासक हुआ करता था, नासिरुद्दीन महमूद, जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, उसको समर्पित है। यहां पर हमने देखा कि नासिरुद्दीन सिराज, मिन्हाजुद्दीन सिराज को इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त था। और इसी ने तुलना की थी किसको, लाख बख्श से, कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करता था, उदार और एक वीर पुरुष था, इसलिए इसने उसे लाख बख्श की उपाधि से नवाजा था। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, और तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच।